ये सच्ची घटना है, हरियाणा प्रदेश के जिला हिसार की है, जहां पर हरीश कुमार मल्होत्रा और उसकी पत्नी वो अपनी बेटी के साथ न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहते थे। हरीश कुमार मल्होत्रा पेशे से एक कारपेंटर था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना घर का गुजारा कर लेता था। इसका एक छोटा सा मकान है जिसमें वह रहकर अपना गुजारा करता था। इनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। तभी उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। अब उनकी पत्नी पर ये दुख दर्द और परेशानियां बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। सुनो जी, अब मैं इस घर में रह रहकर तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे इस छोटे से घर में नहीं रहना है। अब तो मुझे इससे बड़ा घर चाहिए और मुझे बाहर घूमने जाने के लिए पैसे भी चाहिए। आप कहीं से भी करके लेकर आओ। देखो पत्नी जी, अभी मेरा काम बढ़िया नहीं चल रहा है। इस वजह से मैं तुम्हें नया घर नहीं दे सकता हूँ और ना ही तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। अभी तो तुम्हें इसी तरह से गुजारा करना होगा। जब मेरा काम बढ़िया चलेगा तब मैं तुम्हें बड़ा घर खरीद दूंगा और पैसे भी हमारे पास हो जाएंगे बाहर घूमने के लिए। नहीं नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। मुझे तो कहीं से ला कर दो। मुझे नहीं पता तुम चाहे मरो या जियो, मुझे तो बस पैसे चाहिए और नया घर भी चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है बेफिजूल खर्च के लिए। अब तुम्हें इसी तरह गुजारा करना होगा जब तक मेरा काम बढ़िया नहीं चलेगा। तो तुम भी मेरी बात सुन लो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी अपने माँ बाप के पास। तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हें तो पता ही है मेरा काम अभी बढ़िया नहीं चल रहा है, इसलिए मेरी बात मानो, घर छोड़कर मत जाओ। मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। तुम मेरी ख्वाहिश से पूरी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं अब यह घर छोड़कर जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, फिर मेरा क्या होगा? तुम जाओ बाहर में। मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें मुझे इस घर में रखना है तो कहीं से भी पैसे लाकर दो और दूसरा घर खरीदना है। अरे बाबा ठीक है, मैं थोड़ी मेहनत और करूंगा ताकि हम नया घर खरीद सके और तुम्हारी ख्वाहिशों का भी मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो अब मैं काम के लिए जा रहा हूं और तुम ज्योति बेटा को तैयार करके स्कूल भेज देना। हाँ ठीक है ठीक है, मैं ज्योति बेटा को भेज दूंगी स्कूल। चलो अब तुम काम पर जाओ। उसका पति काम के लिए चला जाता है। ऐसे ही महीने 2 महीने बीत जाते हैं। फिर से हरीश की पत्नी झगड़ा करने लगती है। देखो जी, अब तो महीने 2 महीने और बीत गए और तुमने यह प्लान नहीं करा कि हमें नया घर खरीदना है। अब तुम्हें प्लान तो करना ही होगा कि हमें नया घर खरीदना है। हाँ ठीक है पत्नी जी, हम प्लान बना रहे हैं नया घर खरीदने का। अभी थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए मैं घर नहीं खरीद पा रहा हूँ। तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया घर खरीद सके। अब चलो छोड़ो, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते हो। ऐसे ही इनका झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और रमेश मल्होत्रा की पत्नी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। देखो जी, अब मेरा इस घर में कोई नहीं है, इसलिए मैं अब तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुम मेरी ख्वाहिशों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो, इसलिए अब मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ और जा रही हूँ यह घर छोड़कर। इस तरीके से दोनों में बहुत ज्यादा बातें बढ़ जाती है और इन दोनों का तलाक हो जाता है और उसकी पत्नी घर छोड़कर चली जाती है। तलाक के बाद रमेश कुमार मल्होत्रा के बंटवारे में उसकी एक इकलौती बेटी ही उसको मिलती है और उसका नाम था ज्योति मल्होत्रा, जो कि 13 साल की थी। पापा पापा, अब हमारे साथ मम्मी नहीं रहेंगी क्या? नहीं बेटा, अब तुम्हारी मम्मी इस घर में कभी नहीं आएगी। वो इस घर को छोड़कर जा चुकी है। अब बेटा हम दोनों को ही अकेले इस घर में रहना होगा, क्योंकि बेटा तुम्हारी मम्मी को हमसे ज्यादा पैसे से प्यार था, इसलिए हम दोनों को इस घर में अकेले ही रहना होगा। पापा, मम्मी को तो हम दोनों से नहीं बल्कि पैसे से प्यार था, इसलिए आज से और अभी से मैं मम्मी को कभी याद नहीं करूंगी। पापा, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि हमें कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनूंगी।
ऐसे ही उनकी जिंदगी कटने लगते हैं सुख दुख में। और ज्योति मल्होत्रा अब बड़ी होने लगती है और पढ़ाई करने लगती है। फिर उसने हिसार के FCJ से BA कर लेती है। BA करने के बाद वो MBA कर लेती है। MBA करने के बाद वह दिल्ली चली जाती है और दिल्ली में रहकर वो नौकरी करने लगी। जब साल 2020 आता है, जब कोरोना काल चल रहा था, तब कर्मचारी अपनी कंपनियों से अपने वर्कर को निकाल रहे थे। तभी ज्योति मल्होत्रा का भी नंबर आ जाता है और उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से निकलने के बाद ज्योति मल्होत्रा के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, तो वापस वह अपने गांव हिसार आ जाती है। हिसार जाकर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आता है और इसी बीच उसे सोशल मीडिया के बारे में पता चलता है कि सोशल मीडिया से हम पैसे कमा सकते हैं और अपना रुतबा, अपनी हैसियत बना सकते हैं। फिर वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देती है। अरे आज तो मैंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, आज की वीडियो वायरल हो गई ना, मजा ही आ जाएगा। चलो ऐसा करती हूँ, अब इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती हूँ और कल तक का वेट करती हूँ कि यह वायरल जाएगी या नहीं जाएगी। ज्योति मल्होत्रा अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका वीडियो वायरल हुआ है कि नहीं। जैसे ही वो फोन हाथ में लेती है, वो थोड़ा चौंक जाती है। अरे वाह, यह वीडियो तो वायरल होने की कगार पर आ गई है। इतना रिस्पॉन्स तो मेरी और किसी दूसरी वीडियो में नहीं आया जो इस वीडियो में आ गया। चलो अब मैं और भी कोशिश करती हूँ, अपने काम को आगे बढ़ा कर ले जाती हूँ। वह सोशल मीडिया पर वीडियो डालना बंद नहीं करती है, बल्कि दिन प्रतिदिन वो सोशल मीडिया पर वीडियो डालते जाती है। फिर उसे 1 महीने का टूर मिल जाता है पाकिस्तान घूमने का। फिर वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद तरह तरह की वीडियो बनाती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। जब उसका महीना पूरा हो जाता है तो वापस वह इंडिया आ जाती है। 24 दिन वह भारत में बिताती है अपने परिवार वालों के साथ। उसके बाद वो 30 दिन के लिए चीन चली जाती है और चीन में जाकर वो आराम से रहती है। चीन से लौट के आने के बाद उसे 24 घंटे भी नहीं होते हैं, वह नेपाल के काठमांडू का टिकट कटा लेती है और काठमांडू की हसीन वादियों में घूमने के लिए निकल जाती है। थोड़े दिन बाद ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात दानिश उर्फ एहसान उर्फ रहीम से मुलाकात होती है। वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दानिश उर्फ एहसान उर्फ रहीम को भारत सरकार ने भारत छोड़ने का आदेश दिया था क्योंकि ये आतंकवादियों से मिला हुआ था। ज्योति मल्होत्रा ने दानिश और एहसान उर्फ रहीम के साथ डिनर किया था। वह भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। इसी वजह से भारत की खुफिया एजेंसी को इसी की भनक मिल जाती है और खुफिया एजेंसी ज्योति मल्होत्रा के पीछे लग जाती है। भारत सरकार की तरफ से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है और पुलिस वाले ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस वाले ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। ज्योति जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है पाकिस्तानी जासूस बनने के लिए, क्योंकि आपने हमारे भारत की कुछ खुफिया जानकारी आपने पाकिस्तान को दी है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर, यह आप क्या बोल रहे हैं? मैंने पाकिस्तान को कोई खुफिया जानकारी नहीं दी है, बल्कि मैं तो अपनी मेहनत से सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करती हूँ। नहीं ज्योति मल्होत्रा, आप झूठ बोल रही हो। आपने दानिश उर्फ एहसान उर्फ रहीम के साथ मिलकर हमारे भारत की जानकारी पाकिस्तान को दी है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है और आपको हमारे साथ चलना होगा पुलिस थाने। नहीं सर, मैंने कोई भी जानकारी पाकिस्तान को नहीं दिए है। दानिश उर्फ एहसान उर्फ रहीम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। मैंने उनको कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि हमारे इधर की जानकारी पाकिस्तान पहुंच सके। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं बेकसूर हूं और आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। नहीं ज्योति जी, आप बेकसूर नहीं है। पहलगाम के हमले से पहले आपने पहलगाम की हसीन वादियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसी की वजह से आतंकवादियों ने पहलगाम हमले में 20 से 25 आदमियों को ढेर किया था और बोला था कि मोदी को बोल। इसका मतलब यह है
कि आतंकवादियों को आपकी वीडियो से खुफिया जानकारी मिली थी, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। चलिए हमारे साथ। पुलिस वाले ज्योति मल्होत्रा की एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसे गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाते हैं। ज्योति मल्होत्रा गिड़गिड़ाती रह जाती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।